हेलो एंड वेलकम। मैं हूं प्रियंका संभव। आप देख रहे हैं मनी नाइन। मिजोरम के बड़े बड़े हाइड्रो प्रोजेक्ट्स हों, श्रीनगर में बन रहे हों सैटेलाइट टाउनशिप, या फिर राजधानी दिल्ली के सरकारी कॉलोनियों का रिवैम्प हो, और हम कैसे भूल सकते हैं दिल्ली एनसीआर में अटके हुए आम्रपाली और सुपरटेक जैसे प्रोजेक्ट्स, जिनमें कितने हजारों घर लोगों के जो थे फंसे हुए थे, और उन्हें अब पूरा करने का जिम्मा उठाया एनबीसीसी ने, और अब लोगों को घर मिलने शुरू हो गए हैं। और आज मेरे साथ हैं एनबीसीसी के सीएमडी श्री केपी महादेवा स्वामी जी। थैंक यू सो मच सर, वेलकम टू मनी नाइन। आपसे बात करके मैं समझना चाहती हूँ कि एनबीसीसी किस तरह से कितने बड़े स्तर पर कंस्ट्रक्शन कर रही है, उनका स्टेटस क्या है। लेकिन शुरुआत तो इससे करेंगे कि आपके अभी क्वार्टरली रिजल्ट आए जो बहुत अच्छे रहे। गुड इवनिंग प्रियंका। जैसे आपने ओपनिंग रिमार्क्स बोला 25% ग्रोथ, ये 25% ग्रोथ हम इनिशियली कमिट किया था। इस साल में ऑलमोस्ट 30% पैट लेके जाएंगे। थर्ड क्वार्टर तक 25% आया। ये 25% में हमारा मेजर प्रोजेक्ट्स है अम्रपाली एंड 7 GPRA कॉलोनी, जो दिल्ली में रीडेवलपमेंट मॉडल कर रहा है। ये दोनों मेजर प्रोजेक्ट्स है। इसका अलावा अक्रॉस इंडिया हमारा बहुत सारा प्रोजेक्ट्स है, उसको हम टाइमली कर रहे हैं। इस बार 30% का जगह में 25% प्रॉफिट आया, इसीलिए ये क्वार्टर में एनजीटी जो ग्राफ लगी थी उसका वजह से थोड़ा हमारा 5% कम हुआ प्रॉफिट। अदरवाइज हमारा टारगेट था 30% अचीव करने का। आपकी ऑर्डर बुक भी बहुत रोबस्ट दिख रही है, 1 लाख करोड़ के मार्क को ये पार कर गई है। तो जरा ऑर्डर बुक की स्थिति के बारे में भी समझाइए। हमारा ऑर्डर बुक में 1 लाख में लास्ट 2 ईयर्स, मतलब 1.5 ईयर्स, अभी 2 महीना बाकी है, उसमें 70 to 80,000 करोड़ लास्ट 2 साल में आया हुआ है। उसमें बड़े बड़े ऑर्डर बोलेगा तो एक श्रीनगर का सैटेलाइट टाउनशिप है, गोवा का रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स है, सुपरटेक है, अम्रपाली का फेज़ 2 है, उसका अलावा झांसी का रीडेवलपमेंट है। इधर भी हम लखनऊ में भी एक सहकारी संघ का एक रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स। सो मैक्सिमम हम रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, पीएमसी प्रोजेक्ट्स मिला हुआ है। इसका ऑर्डर से वजह से हम आज का दिन में कंसोलिडेटेड लेवल पे 1 लाख करोड़ का ऑर्डर क्रॉस कर चुका है। आम्रपाली प्रोजेक्ट का आपने जिक्र किया, 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने आप लोगों को इसका काम को कंप्लीट करने का जिम्मा दिया, और आप लोगों ने क्या शानदार काम किया। अभी क्या स्टेटस है सर? कितने घर आप दे चुके हैं? और आपने भी जिक्र किया कि इस बार भी आपके प्रॉफिट में आम्रपाली का रोल बहुत इंपॉर्टेंट रहा। अम्रपाली में एज़ पर सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर हमको 38,000 मकान कंप्लीट करना था। उसमें अभी तक हम 25,000 मकान कंप्लीट किया हुआ है। जैसे आपने बोला होम बायर्स का सपना था वो टूटा हुआ था, वो सपना को हम कंप्लीट कर रहे हैं। इसमें प्रॉफिट कमाने से ज़्यादा हमको इमेज कमाना था, एंड होम बायर्स का सपना था उसको पूरा करना था। वो हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी है। उसी के लिए एनबीसीसी बीच में पैसा नहीं होगा तो भी, सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्शन नहीं था तब भी हमने एनबीसीसी का पैसा इन्फ्यूज़ करके कंप्लीट कर रहा है। बिकॉज होम बायर्स का सफ़र, मतलब ये नहीं होना चाहिए, उनका सफल अच्छा रहे, उसी के लिए कर रहे हैं। इसको कंप्लीट होने के बाद में, मतलब ऑलमोस्ट कंप्लीशन 70-80% हम कंप्लीट कर चुका है। इसका कंप्लीशन देखते हैं अभी सुपरटेक होम बायर्स भी एनबीसीसी को ये काम दे दो, सो दैट ये एनबीसीसी ये काम कंप्लीट करेगा। सो वो कॉन्फिडेंस होम बायर्स का पास है। एट द सेम टाइम एनबीसीसी का भी एक विश है जो जितने भी स्टॉल प्रोजेक्ट्स है उसको कंप्लीट करने का। तो फेज 1 पूरी तरह से कंप्लीट है, और अब फेज 2 की तरफ बढ़ेंगे। हाँ, ये फेज़ 1 का जो है वो होता। फेज़ 2 का अभी रिसेंटली कल परसों हमने एक बल्क सेल लॉन्च किया था। अराउंड 1200 यूनिट्स हमने बेचा, उसका वजह से अराउंड 3,200 करोड़ रुपीज़ पैसा जनरेट होगा। ये पैसा हम फेज़ 1 का भी, एंड बैंक्स में हम लोन लिया हुआ है, एनबीसीसी का सीड मनी है, अथॉरिटीज़ को भी पुराना कुछ पेमेंट करना वो कर रहा है। फेज़ 1 का काम ऑलमोस्ट हमारा स्ट्रीमलाइन हो चुका है। बाय जून एंड फेज़ 1 को कंप्लीट इन ऑल रेस्पेक्ट करेंगे। फेज़ 2 का जो एफआईआर का काम है ये 2 साल में हम कंप्लीट करने का टारगेट रखा हुआ है। सो फेज 1 में कितने घर आपने दे दिए? ये पूरी तरह से कंप्लीट है? मार्च थी एक्चुअली, थोड़ा मार्च से 2,000 मकान हम मार्च में कंप्लीट करेंगे बोल का बैलेंस था। वो थोड़ा एग्जिस्टिंग होम बायर से जो पेमेंट आना वो डिले हुआ, हम फंड जनरेट करना पड़ा था। और लास्ट 2 महीने से हमको एनजीटी ग्राफ नोएडा में भी था। दिस इज़ द रीज़न हम मार्च का जगह में जून जा रहा है। जून 25 को हम सारे अम्रपाली का फेज़ 1 काम कंप्लीट करेंगे। अब एक और स्ट्रेस प्रोजेक्ट की बात, वो है सुपरटेक। यहाँ आपको एनसीएलटी ने कहा कि आपको ये घर बनाना होगा। अभी इसकी स्थिति क्या है? सुपरटेक में अराउंड 50,000 मकान है। 50,000 मकान में ओनली 10,000 मकान अनसोल्ड है, बाकी 40,000 मकान ऑलरेडी बेच चुका है।
वहाँ 16 प्रोजेक्ट्स अभी एनबीसीसी का खाता में आया हुआ है। उस प्रोजेक्ट्स में भी वेरियस स्टेज पे है। हम उस सुपरटेक को 3 फेज़ में एनसीएलटी में सबमिट किया था। 0 टू 12 मंथ्स में कुछ प्रोजेक्ट्स कंप्लीट करेंगे। 12 टू 24 मंथ मतलब 0 टू 24 मंथ्स में कुछ, 24 टू 36 मंथ्स में कुछ प्रोजेक्ट। जो प्रोजेक्ट्स ग्रीन बिल्डिंग प्रोजेक्ट्स है उसको 3 साल में करेंगे, और जो ऑलरेडी अधूरी है उसको 1 साल से 2 साल 3 साल में कंप्लीट करने का ऑलरेडी हमने सुप्रीम कोर्ट को एनसीएलटी में सबमिट किया हुआ है। होम बायर्स को किस रेट पर घर मिलता है? क्या आपको, क्योंकि इतने समय से रुके हुए प्रोजेक्ट्स हैं, फिर आप उसे बना रहे हैं, तो उनके लिए क्या इसमें रेट एस्केलेशन होता है? नहीं नहीं, जो होम बायर शुरू में अम्रपाली नहीं तो सुपरटेक का साथ कमिट किया हुआ है, जो रेट में खरीदी किया हुआ है वही रेट का बैलेंस पैसा है, वही उनको जमा करना। उनको कोई एडिशनल एक्सपेंडिचर बर्डन हम नहीं दे रहे हैं। एडिशनल खर्चा जो भी होगा, आज का दिन में क्यों 8-10 साल में रेट इंक्रीज़ हुआ है, वो रेट को हमारा अनसोल्ड इन्वेंट्री है नहीं तो एडिशनल एफएआर है, उसमें हम एडजस्ट करके कॉम्पनसेट कर रहे हैं। जब आप एक स्ट्रेस प्रोजेक्ट को लेकर के उस पर काम करते हैं, आम्रपाली और सुपरटेक के केस में देखा, तो आपके फाइनेंशियल्स पर इसका कितना असर और कितना दबाव रहता है? हमारा फाइनेंशियल में ये सुपरटेक है आम्रपाली में, हम एक हमारा पीएमसी मार्जिन ले रहे हैं। ये दोनों प्रोजेक्ट में जो भी प्रॉफिट बचेगा वो एनबीसीसी के लिए नहीं आएगा, रैदर वो सुप्रीम कोर्ट का अकाउंट है वहाँ रहेंगे। इस सुपरटेक में होगा तो अपेक्स कमेटी है वहाँ होगा। हम एक फिक्स्ड फीस 8% जो है वो हम ले रहे हैं, वही उसी में मेरा ओवरहेड्स होगा, एम्प्लॉय का सैलरी होगा, वो खर्चा होके वो मेरा बॉटम लाइन में आएगा। टॉप लाइन जो कंस्ट्रक्शन कास्ट किया वो कंस्ट्रक्शन का कास्ट के ऊपर मेरा टॉप लाइन बढ़ेगा। आम्रपाली और सुपरटेक से आप लोगों ने एक एग्जाम्पल तो सेट किया है, तो क्या दूसरे राज्य की सरकार या फिर होम बायर्स आप लोगों को अप्रोच कर रहे हैं क्या? डेफिनेटली स्ट्रेस प्रोजेक्ट्स मैक्सिमम साढ़े एज पर सीबीआरए का एक रिपोर्ट है, जेएलएल एंड सीबीआरए का रिपोर्ट एंड अमिताभ कांत साहब का भी है, ऑलमोस्ट 4.5 लाख होम बायर्स अभी भी इंडिया में सफ़रर है। उसमें नोएडा में 2.5 लाख होगा, बॉम्बे में 1 लाख होगा, एंड अक्रॉस इंडिया अदर मेट्रो सिटीज़ में चेन्नई, बेंगलोर, अलग अलग सिटी में 1 लाख मकान होगा। एनबीसीसी में ऐसे सीएमडी एनबीसीसी मैं यही चाहता हूँ, ये सारे मकान अगर स्ट्रेस होम बायर्स को बना के देना, वी आर रेडी टू डू, बिकॉज ये अगर ये मकान अभी नहीं बनेगा, ये स्ट्रक्चर ऐसे खड़ा रहेगा, फ्यूचर में इसका वैल्यू ज़ीरो होगा। सो उसीलिए अगर होम बायर्स को मकान बना के देना, उसके लिए एनबीसीसी एक कदम आगे है। भारत के और शहरों में बात कर रहे हैं क्या स्टॉल्ड प्रोजेक्ट्स को टेक ओवर करने का, उन्हें फिर से बनाने का? किसी और शहर से? नहीं चल रहा है, डिस्कशन चल रहा है, मैं अभी उसको डिस्क्लोज नहीं कराना तो चाहता कुछ हूँ। और शहरों से बात चल बात चल रहा है। साथ ही में सर, दिल्ली के कई सरकारी कॉलोनियों को रीडेवलपमेंट का काम, ये भी आप लोगों का एक कोर फोकस एरिया है। एनबीसीसी का यूएसपी है रीडेवलपमेंट। पहले हमने मोतीबाग में रीडेवलपमेंट किया था, उसका बाद में किद्वई नगर किया था, किद्वई नगर का बाद में अभी 7 जनरल पूल ऑफिसर रेसिडेंशियल अकोमोडेशन जीपीआरए बना रहे हैं। नरोजी नगर, नेताजी नगर, सरोजी नगर एंड कस्तूरबा नगर, मोहम्मदपुरी, 3 प्रोजेक्ट एनबीसीसी का पास है, 4 प्रोजेक्ट सीपीयूडी का पास है। ये रीडेवलपमेंट मॉडल पे वर्ल्ड ट्रेड सेंटर एक हमने नरोजी नगर में बनाया, वो बहुत ही सुंदर बिल्डिंग है, एंड वहाँ से हम रेवेन्यू अच्छा जनरेट किया। उसी जो पैसा आ रहा है उसी पैसे में हम बाकी कॉलोनी का, सरोजी नगर ये सब में ऑलमोस्ट 20,000 मकान बनाने वाले हैं। जो पुराना 10,000 मकान था उसका सामने हम 20,000 मकान दे रहे हैं। वो पुराना बिल्डिंग में मेंटेनेंस का, रिपेयर्स का बहुत सारा खर्चा होता था, वो अभी गवर्नमेंट को खर्चा करने का ज़रूरत नहीं है, एंड ये सेल्फ सस्टेनेबल मोड पे है। जैसे हमारा ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब बोलते हैं मेक इन इंडिया, विकसित भारत बनाओ, उसी दिशा में हम वर्ल्ड ट्रेड सेंटर ये सब बना के आगे बढ़ा रहे हैं। दिल्ली के अलावा और भी राज्यों से आपको क्या अब इस तरह के काम के लिए अप्रोच किया जा रहा है? वहां पर भी राज्य सरकारों के कुछ सरकारी कॉलोनियों पर आप काम कर रहे हैं? दिल्ली का अलावा अभी 2-3 स्टेट में ऑलरेडी हमारा एमओयू हो चुका है। वन इज़ केरला स्टेट हाउसिंग बोर्ड का साथ हुआ है, गोवा गवर्नमेंट का साथ हुआ है, एंड श्रीनगर का सैटेलाइट टाउन का वो हो चुका है। सिमिलरली अदर स्टेट का साथ भी डिस्कशन चल रहा है। होपफुली नेक्स्ट ईयर का अंदर और 5-6 शहर इसमें मतलब स्टेट हमारा खाता में आना चाहिए, हमारा किटी में। तो एनबीसीसी की कमाई का क्या जरिया होता है? क्या ये जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंसी फीस, क्या ये आपकी कमाई का सबसे मेन जरिया होता है?
हमारा management हाँ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंसी जो है वो वेरी करते हैं प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट साइट टू साइट, वही हमारा प्रॉफिट है। उसी में हमारा खर्चा भी निकलेगा, स्टाफ का सैलरी ओवरहेड सब जाएगा। उसका अलावा अगर वो बचेगा तो वो डिविडेंड का रूप में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड जो इन्वेस्टर है शेयर होल्डर्स उनके लिए जाएगा। हाल ही में मैं आपका एक इंटरव्यू देख रही थी जिसमें आपने कहा था कि 5 साल में जो है आप एनबीसीसी के रेवेन्यू को डबल करके 25,000 करोड़ पर पहुंचाएंगे, तो क्या ये ट्रैक पर है? अभी तो मैंने पहले बोला था 5 साल, अभी आई थिंक आफ्टर 1 लाख का ऑर्डर बुक हम इसको 4 साल में करने वाला है। टॉप लाइन 25,000 25,000 जो करोड़ बोला था, आई थिंक वी विल गोइंग टू अचीव विद इन 4 years, नेक्स्ट 4 years। Next 4 years. And what do you think is supporting you? सपोर्टिंग है, अपॉर्चुनिटी है एंड हमारा पास असेट्स है, हमारा मैन पावर स्किल मैन पावर है। सो ये दोनों होते इसको एनकैश करना, वो एनकैश करा रहा है। रियल एस्टेट, बिल्डिंग्स रिक्वायरमेंट, ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट इंडिया में अभी लास्ट 10 साल में इतना आगे बढ़ रहा है, वो उसको हम एनबीसीसी एनकैश कर रहा है। सरकार के स्वामी फंड से भी आप लोगों को मदद मिलती है जब आप इस तरह के स्ट्रेस प्रोजेक्ट्स के काम को उठाते हैं, स्टॉल्ड प्रोजेक्ट्स के काम को करते हैं? यस, आम्रपाली में स्वामी फंड क्या करता है, जो स्ट्रेस प्रोजेक्ट्स में पूरा नहीं मिलेगा, जो प्रोजेक्ट फाइनेंशियली वायबल है, नहीं तो प्रोजेक्ट रिच प्रोजेक्ट्स है, उसी को स्वामी फंडिंग लोन दिया था। आम्रपाली में भी हमको 6 प्रोजेक्ट्स में दिया था। हमने लोन लिया था 650 करोड़ का सैंक्शन, डिसबर्समेंट हुआ था 300 समथिंग। ये खुशी का खबर मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज का दिन में स्वामी फंडिंग का पूरा पैसा लोन हम वापस लौटाया हुआ है। फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ एनबीसीसी, नहीं तो आई थिंक इंडिया, हमने लोन लिया, लोन को वापस छुटकारा भी किया हुआ है। इस फाइनेंशियल ईयर में लैंड मोनेटाइजेशन पर बात कहाँ तक बढ़ रही है और आप कितने इस तरह के काम कर रहे हैं? लैंड मोनेटाइजेशन के लिए मैं ये बता रहा हूँ, स्टेट गवर्नमेंट का पास भी बहुत सारा लैंड पार्सल है, एलएनडीओ का पास लैंड पार्सल है, डीडीए का पास है। इन दोनों का अलावा एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स है, पीएसयूज, उनका भी बहुत सारा लैंड पार्सल्स है, उनका पास भी बहुत सारा कॉलोनीस है। पहले एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए टेक्नोलॉजी इतना अपग्रेड नहीं था, सारे मैनुअली होता था, नंबर ऑफ़ क्वार्टर्स ज़्यादा था, नंबर ऑफ़ प्लांट भी ये था। अभी आजकल सब कुछ कॉम्पैक्ट आ रहा है। सो उनका पास भी बहुत ह्यूज लैंड पार्सल है पब्लिक सेक्टर के अंडर। सो हमारा उन लोग का साथ भी रिसेंटली हम एमटीएनएल का साथ एक एमओयू साइन किया हुआ दिल्ली के अंदर, उनका लैंड को रीडेवलप करेंगे। सो रीडेवलप करेगा तो उनका जो आज का दिन में लैंड मोनेटाइजेशन का वैल्यू है, उसका ऑलमोस्ट 50 to 60% ज़्यादा प्रॉफिट मिल सकता है। वो एमटीएनएल नहीं तो जो भी पीएसयू है उसको मिलेगा। एनबीसीसी वहाँ भी एक पीएमसी मार्जिन 8% 10% जो भी होगा वो परसेंटेज में काम कर रहा है, सो दैट जो पीएसयू पहले प्रॉफिट में था, अभी उनको गवर्नमेंट का लोन लिया हुआ है, बैंक से लोन लिया हुआ है, उनको इंटरेस्ट पे कर रहा है, वो इंटरेस्ट उनको पे करने का ज़रूरत नहीं है। मोनेटाइजेशन हो जाएगा तो उनका वापस पीएसयू प्रॉफिट लेवल पे आ सकता है। आपने लैंड पार्सल की बात की, तो एनबीसीसी के पास भी तो लैंड पार्सल है और अब आप लोगों के पास एक्सपीरियंस है रियल एस्टेट का भी, घर बनाने का भी, तो क्या आप घर बना रहे हैं? अब आप बिल्डर की तरह भी काम करने के लिए तैयार हैं? हमारा पास भी लैंड पार्सल्स है अक्रॉस इंडिया, सो उसका रियल एस्टेट भी अभी बहुत बूमिंग हो रहा है। सो वहाँ भी हम रीडेवलपमेंट करने का, मतलब नॉट रीडेवलपमेंट, रियल एस्टेट बनाने का सोच रहे हैं। सो वो मकान ज़रूर अभी बनेगा। सो नेक्स्ट ईयर फाइनेंशियल ईयर ऑनवर्ड्स हम जयपुर में हमारा 3 लैंड पार्सल है, पटना में एक लैंड पार्सल है। सो वो सब हम बना के, सो दैट पब्लिक को, मतलब होम बायर्स को, किसी को कमर्शियल स्पेस चाहिए उनको बना के देने का ये कर रहा है। इसका अलावा एक गिटोरनी में हमारा लैंड पार्सल है एनबीसीसी का, वहाँ भी हम रियल एस्टेट बनाने का सोच रहे हैं। तो एनबीसीसी अब बिल्डर होगा, डीएलएफ, गोदरेज, टाटा, इन सबको आप टक्कर देने के लिए तैयार हैं? हाँ, ये एनबीसीसी बना के घर और ऑफिस स्पेस चाहिए तो ऑफिस स्पेस बना के देंगे। ऑलरेडी हम बिल्डर ऐसे पीएमसी गवर्नमेंट कंपनी कर रहे हैं। मैं एक चीज़ थोड़ा बोलना चाहता हूँ इस चीज़ में, गवर्नमेंट पीएसयूज फेल होगा तो प्राइवेट टेक ओवर करता है। इन दिस केस हम रिवर्स किया हुआ अमरापल्ली में, प्राइवेट बिल्डर ने फेल हुआ, एक गवर्नमेंट पीएसयू उसको सक्सेसफुली कंप्लीट कर रहा है। सो हम एक टर्न अराउंड स्टोरी कराना चाहता है एनबीसीसी का थ्रू, जो भी मतलब बिल्डर्स काम कर रहा है उनके लिए। मैं कॉम्पिटिटर ये नहीं बोलता हूँ, बट गवर्नमेंट का एक रियल एस्टेट बना के देना चाहते हैं। मैं बोला ना, हम रेडी है, अगर कोई भी स्टेट गवर्नमेंट के लिए उनको हेल्प चाहिए, नहीं तो एनबीसीसी कैन असिस्ट देम, बिकॉज स्टेट गवर्नमेंट में ये स्किल नहीं है,
इवन बिल्डर्स भी फेल हो चुका है। सो एनबीसीसी का पास ऑलरेडी एक्सपर्ट है दोनों प्रोजेक्ट से। अम्रपल्ली जब हम टेक ओवर किया था सोचा ये बैलेंस वर्क है कंप्लीट कर लेंगे, बट कंप्लीट करने का टाइम में बहुत सारा चैलेंजेस आया, बहुत सारा डिफ़िकल्टी ऐसा आया। अम्रपल्ली जब अवार्ड हुआ था 2018 में, हम एक्सपेक्ट किया था एग्जिस्टिंग होम बायर से अराउंड 3,700 करोड़ रुपीस पैसा आएगा, बट अनफॉर्चुन एक हुआ था उस टाइम में कोविड आया। कोविड आए तो कई लोग नौकरी खो गया, कई लोग उनका फैमिली का आदमी लोग को मतलब लॉस किया। सो एग्जिस्टिंग होम बायर्स पेमेंट नहीं कर रहा था। उस टाइम में हम एज पर सुप्रीम कोर्ट डायरेक्शन हमने मतलब ये करके लोन लिया इमीडिएट लिक्विडिटी के लिए, अदरवाइज एग्जिस्टिंग होम बायर्स का इंतज़ार कर रहे हैं तो शायद वो प्रोजेक्ट अभी ये स्थिति में नहीं पहुंचता था। तो उसका अलावा अम्रपल्ली में जब भी पैसा चाहिए एनबीसीसी का सीड मनी लगा के हम कंप्लीट कर रहे हैं, सो दैट ये प्रोजेक्ट कभी रुकना नहीं है। सो उस दिशा में कर रहे हैं। सिमिलरली कोई भी अगर स्टॉल प्रोजेक्ट्स है उसको करने के लिए एनबीसीसी तैयार है, इसीलिए तैयार है। अदरवाइज आज स्ट्रक्चर अगर आप और 5 साल 10 साल ऐसे छोड़ेगा तो वो स्ट्रक्चर का वैल्यू फ्यूचर में ज़ीरो हो सकता है। रियल एस्टेट में बहुत कुछ बदल रहा है और साथ ही में आप जब जिन प्रोजेक्ट्स को उठा रहे हैं और अब देश में रेरा लागू होने के बाद चीज़ें बदली हैं और हमने देखा कि आम्रपाली में आपने रेरा से एग्जेम्पशन लिया था। सुपरटेक में भी क्या आप उस तरह की एग्जेम्पशन चाहते हैं और क्यों चाहते हैं? रेरा हम नया प्रोजेक्ट्स के लिए ज़रूर इम्प्लीमेंट करेंगे, फॉलो भी कर रहे हैं। नरोजी नगर में हम रेरा फॉलो किया, टाउन टाउन में रेरा फॉलो किया, बट एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट के लिए रेरा अप्लीकेबिलिटी नहीं हो पाएगा बिकॉज ये पुराना प्रोजेक्ट्स है। कई प्रोजेक्ट्स जैसे आपने बोला स्वामी फंडिंग देते हैं, वो कैश रिच प्रोजेक्ट्स को देता है, कैश लॉस वाला डिफिशिट वाला को नहीं देता है। सो इसीलिए रेरा एग्जाम्पशन हम अम्रपाली में भी लिया था सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्शन में। अगर पुराना प्रोजेक्ट्स आपको 8-10 प्रोजेक्ट करना, उस प्रोजेक्ट में 5 प्रॉफिट है 3 लॉस है, सो रेरा एग्जाम्पशन मस्ट है, तभी पूरा प्रोजेक्ट्स कर सकता है। रेरा रहते नहीं हो सकता है। हम एस्क्रो अकाउंट ओपन किया हुआ है, एस्क्रो अकाउंट में ओनर का पास ही अकाउंट है। सो वहाँ से पैसा हम कहीं डाइवर्ट नहीं कर रहे हैं बिकॉज ये गवर्नमेंट कंपनी, तो हम हमारा रेस्पॉन्सिबिलिटीज है, सो उसको फॉलो करके हम कर रहे हैं। सुपरटेक में भी रेरा से एग्जेम्पशन लिया है आप लोगों ने? हम अभी सुप्रीम कोर्ट में ये अप्रोच कर रहे हैं कि उसमें रेरा के नियम नहीं नहीं लागू होना चाहिए। रीजन? रीज़न यही बताया ना, कुछ प्रोजेक्ट्स कैश रिच है, कुछ डिफिशिएट है। कैश रिच प्रोजेक्ट्स तो कंप्लीट हो जाएगा, बट जो कैश डिफिशिएट है वो प्रोजेक्ट करना बोलेगा तो फंड ये प्रोजेक्ट से उधर जाना तभी हो पाएगा, अदरवाइज उसको कोई लोन भी नहीं देगा। सो दैट इज़ द रीज़न रेरा एग्जाम्पशन हम चाहते हैं। एंड ये प्रोजेक्ट सारे पुराना प्रोजेक्ट्स है, उसमें रेरा एग्जाम्पशन होगा तब भी सारे प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा, अदरवाइज कुछ प्रोजेक्ट छूट जाएगा। तो आप सुप्रीम कोर्ट में आपने अपील की है कि सुपरटेक अभी किया हुआ है हमने, अपील की। गोइंग फॉरवर्ड इंडिया में हम अर्बन लैंडस्केप को जिस तरह से बदलते हुए बढ़ते हुए देख रहे हैं, आप कैसे देख रहे हैं? किस तरह से आसपास कंस्ट्रक्शन हो रहा है? क्या बदल रहा है इंडिया में? मैंने आपको शुरू में बताया था इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। मेक इन इंडिया करना, नेट ज़ीरो करना, सेल्फ सस्टेनेबल करना, कार्बन एमिशन रिड्यूस करना, जैसे हमारा ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब का विज़न है, उसके लिए ऐसे लीडिंग कंस्ट्रक्शन कंपनी हम भी उसमें फॉलो कराना चाहता हूँ। वो फॉलो करते मतलब मैं गृह का फॉलो करना, नहीं तो सेल्फ सस्टेनेबल करना। सो इसमें साथ साथ एक नाम से इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लिए भी मकान बना के देना। देश में तो आप झंडे गाड़ ही रहे हैं और विदेश में भी अब एनबीसीसी का झंडा फहराने वाला है और भारत का भी। प्रियंका, विदेश में बोलेगा तो मालदीव स्टेट गवर्नमेंट्स के लिए हम 2000 मास हाउसिंग प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं। वो नया टेक्नोलॉजी के साथ बना रहा है, माइवन शटरिंग यूज़ करके। फर्स्ट टाइम इन मालदीव्स में इसका पहले कन्वेंशन सिस्टम में काम हो रहा था, अभी हम उसको माइवन शटरिंग का साथ कर रहे हैं। नेक्स्ट वीक में वो फुली हम एक फर्स्ट मकान उनको क्लाइंट को हैंड ओवर कर रहे हैं। मालदीव्स गवर्नमेंट में 2000 मकान बनाना एनबीसीसी के लिए बहुत चैलेंजेस था, बट उसको हम सक्सेसफुली कंप्लीट कर रहे हैं। तो क्या मालदीव के अलावा हम और भी देशों में देखेंगे मेड इन इंडिया विद एनबीसीसी बाय एनबीसीसी? मॉरिशस का साथ भी चल रहा है, सो फिजी और बाहर का कंट्री में भी अभी मास हाउसिंग का रिक्वायरमेंट है। हम साउथ अफ्रीका, फिजी सब जगह में डिस्कशन चल रहा है। होपफुली नेक्स्ट ईयर हमको कुछ फ्रूटफुल रिजल्ट मिलेगा। गोइंग फॉरवर्ड इंडिया में हम अर्बन लैंडस्केप को जिस तरह से बदलते हुए बढ़ते हुए देख रहे हैं, आप कैसे देख रहे हैं? किस तरह से आसपास कंस्ट्रक्शन हो रहा है? क्या बदल रहा है इंडिया में? मैंने आपको शुरू में बताया था इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है।
मेक इन इंडिया करना, नेट ज़ीरो करना, सेल्फ सस्टेनेबल करना, कार्बन एमिशन रिड्यूस करना, जैसे हमारा ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब का विज़न है, उसके लिए ऐसे लीडिंग कंस्ट्रक्शन कंपनी हम भी उसमें फॉलो कराना चाहता हूँ। वो फॉलो करते मतलब मैं गृह का फॉलो करना, नहीं तो सेल्फ सस्टेनेबल करना। सो इसमें साथ साथ एक नाम्स है, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लिए भी मकान बना के देना। सो वो भी हम अडाप्ट कर रहे हैं। अभी कक्करडोमा में हमने ईडब्ल्यूएस मकान डीडीए के लिए 500 मकान बना के रेडी किया हुआ है, वो अभी जल्दी हैंड ओवर होगा। वहाँ हम कक्करडोमा में डीडीए के लिए फ्लैट्स भी बना रहे हैं। सो ये सब हम नॉर्म्स को फॉलो करते हैं। आगे एनबीसीसी का फ्यूचर अच्छा है। मैंने बोला 5 साल का जगह में हम 4 साल में 25,000 करोड़ का टर्नओवर अचीव करेंगे, बिकॉज हमारा ऑर्डर बुक 1 लाख करोड़ हो चुका है। उसको मैंने 3-4 साल में कंप्लीट करना बोलेगा तो मेरा टॉप लाइन 25,000 अचीव होने में कोई दिक्कत नहीं होगा। सर, इतनी सारी बातें हुई, चैलेंजेस क्या हैं ये भी जरा बताइए, क्योंकि ये सब कर जाना इतना आसान नहीं है, चुनौतियां भी बहुत हैं। 2-3 मेजर चैलेंजेस हैं। अगर मैं स्ट्रेस्ड प्रोजेक्ट्स बात करूं, उसमें चैलेंजेस है, एग्जिस्टिंग होम बायर्स कितना है। अम्रपाली देखने के बाद में मेरे को ये लग रहा है, बिकॉज कई बार अभी भी 3-4 हज़ार लोग आ नहीं रहे हैं। उन लोग का मकान का नाम पे है, बट उन लोग आ नहीं रहे हैं। सो उन लोग को ढूंढना ये हमारे लिए एक चैलेंजेस है। सेकेंडली, जितने भी रीडेवलप स्ट्रेस्ड प्रोजेक्ट्स है उसको फंड अरेंज करना, वो भी एक चैलेंजेस है। बिकॉज कंपनी नया कंपनी खोला हुआ है, उस कंपनी का बैलेंस शीट नहीं है, उसको लोन लेना, वो एक हमारे लिए चैलेंजेस है। थर्ड मोस्ट चैलेंजेस बोलोगे तो दिल्ली एनसीआर, आई एम टॉकिंग अबाउट दिल्ली एनसीआर। वहाँ जो स्किल लेबर मिलना और उनको रिटेन करना कई बार थोड़ा चैलेंजेस होता है। अभी आजकल बहुत सारा स्टेट गवर्नमेंट फ्री भी दे रहा है, नहीं तो कुछ स्कीम दे रहा है, उसका वजह से स्किल लेबर हमको मिलना थोड़ा चैलेंजेस है। ये तीनों का ऊपर हम स्टडी भी कर रहे हैं। हम इसके लिए स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग भी करना है, एनबीसीसी ऐसे लीडिंग कंस्ट्रक्शन कंपनी, वो भी हम फोकस कर रहे हैं। तो चलिए, उम्मीद करते हैं इन चुनौतियों पर जीत हासिल करते हुए ही आप ये बढ़िया काम, शानदार काम जो है वो आगे बढ़ाते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। थैंक यू प्रियंका, थैंक Thank यू you वेरी so मच, much. थैंक यू।